हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज आपको नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन मीन्स होता है द्वि अपवर्तन। तो जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसमें कुछ फिनोमिना भी लगता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब किसी यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से एक अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि अध्रुवित प्रकाश को हम पास कराते हैं, तो यह क्रिस्टल उस लाइट को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है। पहली जो रे होती है वो रिफ्रैक्शन के साधारण नियमों का पालन करती है और इसलिए उसे हम ओ रे कहते हैं। और जो दूसरी किरण होती है उसको हम लोग वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बिहेव करती है, तो इसलिए उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने हमारे टॉपिक में क्या लिखा है। हेडिंग है डबल रिफ्रैक्शन। इसका अर्थ होता है द्वि अपवर्तन। द्वि अपवर्तन होता है इसका अर्थ। और when a unpolarized light when a unpolarized light is passed through a uniaxial doubly refracting crystal, जब हम एक अध्रुवित प्रकाश को डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से पास कराते हैं, इट इज स्प्लिट अप, यह तोड़ देता है इनटू टू रिफ्रैक्टेड रेज में, दो रिफ्लेक्टेड रेज में तोड़ देता है। वन ऑफ द रेज ओबेज द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, एक प्रकाश के अपवर्तन के साधारण नियमों का पालन करती है और इसलिए एंड कॉल्ड ऑर्डिनरी रे, और इसलिए इसे हम साधारण रे या ऑर्डिनरी रे के नाम से जानते हैं। एंड द अदर however behaves an extraordinary wave, और जो दूसरी तरंग होती है, दूसरी किरण होती है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की तरीके बिहेव करती है और इसलिए उसे हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव कहते हैं। Hence, if an object is viewed through such a crystal, इसलिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे क्रिस्टल से देखें, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सीन, जो उससे इमेज बनेगी, तो दो प्रकार की इमेज बनेगी, वन ड्यू टू ओ रे एंड अदर ड्यू टू ए रे। एक बनेगी ओ रे के कारण और दूसरी बनेगी ई रे के कारण। द फिनोमिना इज नोन एज डबल रिफ्रैक्शन, और इसी फिनोमिना को हम लोग डबल रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। There are two types of यूनिएक्सियल क्रिस्टल, दो प्रकार के यूनिएक्सियल क्रिस्टल होते हैं। दो प्रकार के यूनिएक्सियल क्रिस्टल होते हैं। पहला होता है निगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल, ऋणात्मक एक अक्षीय क्रिस्टल होता है। इन सच क्रिस्टल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे इज लेस देन दैट फॉर ए रे। इस प्रकार के क्रिस्टल में ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। इन सच क्रिस्टल, इस प्रकार के क्रिस्टल में वेलोसिटी ऑफ ई रे इज ग्रेटर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस। इस तरह के क्रिस्टल में ई रे के लिए जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ई रे के लिए जो वेलोसिटी होती है वो बहुत मैक्सिमम होती है।
एंड लीस्ट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस, और ऑप्टिक अक्ष की दिशा में लीस्ट होती है, यानी कि कम से कम होती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल इसमें कैल्साइट क्रिस्टल का दे देंगे हम लोग। अब आते हैं, देखते हैं पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल। पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल में देखिए क्या होता है। इन सच क्रिस्टल, इस प्रकार के क्रिस्टल में म्यू ई इज़ ग्रेटर दैन म्यू ओ, तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई रे के लिए, ओ रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है, और वेलोसिटी ऑफ ई रे इज़ लीस्ट, वेलोसिटी ई रे के लिए मिनिमम होती है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस, यानी कि ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई रे की वेलोसिटी सबसे कम होती है, एंड ग्रेटेस्ट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, और ऑप्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अब देखिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है निकोल प्रिज्म का। निकोल प्रिज्म का क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, और ये बहुत ही पूछा जाता है। तो इसको हम लोग देखिए, निकोल प्रिज्म हमारा बना हुआ है डायग्राम में, इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैं आपको बनाना बता दे रहा हूँ, किस प्रकार से इसको बनाते हैं वो देख लीजिए आप लोग। देखिए हमारे पास इस तरीके से एक क्रिस्टल होता है, इस तरीके से एक क्रिस्टल होता है। देखिए इस प्रकार से हमारे पास एक ही क्रिस्टल होता है, और इसको हम दोनों साइड से ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड कर देने का मतलब है इधर से हम इसको ग्राइंड कर देंगे, यानी कि अभी जो इसका एंगल बन रहा है यहाँ पर, वो आप देखिए कि अभी जो इसका एंगल है वो है 71 डिग्री, और अभी जो इसका यहाँ पे एंगल है वो है 109 डिग्री। ठीक है ना, अभी जो एंगल है वो है इसका 69 डिग्री, और इसका जो एंगल है वो है 100, सॉरी अभी इसका 71 है, अभी इसका 71 है, और इसका है 109 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने का मतलब ये है कि इसको हम नीचे से थोड़ा सा घिस देंगे। जब हम नीचे से थोड़ा घिस देंगे और इधर से भी थोड़ा घिस देंगे, तो देखिए अब क्या कंडीशन बनेगी। कंडीशन इसमें ये बन जाएगी, घिसने के बाद देखिएगा इसको ध्यान से, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे ग्राइंड कर दिया है, और इस तरीके से हम इधर भी इसको ग्राइंड करेंगे, तो हमारे पास कुल मिलाकर के ये कंडीशन बनेगी। देखिए ये कंडीशन हमारे पास बनती है। ये देखिए ये इस तरीके से डायग्राम हमारा बन रहा है। अब हमने इसको क्या किया है कि अपने जो हम डायग्राम बना रहे हैं उसको हमने थोड़ा ग्राइंड कर दिया है। अब ग्राइंड करने के बाद हुआ क्या है कि ये वाला जो एंगल है हमारा, अब वो हो गया है 69। कितना हो गया है? 69 हो गया है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, अब ये वाला एंगल थोड़ा सा बढ़ गया होगा। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा?
ये हम देख लेते हैं हमारे पास ये एंगल कितना बढ़ गया है। ये एंगल हमारा हो गया है अब इस समय 109, और वो वाला जो एंगल हो गया है वो 69 नहीं 68 हो गया है, यानी कि ये वाला एंगल जो है 68 हो गया है और ये वाला एंगल हो गया है 112। अब हमें क्या करना है कि इस क्रिस्टल को हम काट देते हैं बीच से। इस क्रिस्टल को हम यहाँ से इस तरीके से देखिए, इसको हम काट देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से काट देते हैं इसको हम लोग, और अब जो हमारे पास बनेगा स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके से बनेगा। काटने के बाद में इसको हम लोग कायदे से ग्राइंड कर लेते हैं, और इसके बीच में एक कनाडा बाल्सम मटेरियल आता है। कनाडा बाल्सम के मटेरियल को बीच में हम लोग पेस्ट करते हैं, लगाते हैं, और फिर उसको पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी डिवाइस बनती है उसे हम लोग निकॉल प्रिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग देख रहे होंगे निकॉल प्रिज्म, ये निकॉल प्रिज्म का डायग्राम है, देखिए बिल्कुल वैसा ही बन गया है हमारे पास। अब इसमें हम लोग एक ऑप्टिक एक्सिस को बना लेते हैं, इस प्रकार से इसमें ऑप्टिक एक्सिस को दिखा दीजिए। ये इसमें इस तरीके से हमने एक ऑप्टिक एक्सिस बना लिया है। अब ये हमारा निकॉल प्रिज्म तैयार हो गया है। अब इसका नामकरण करना बाकी है, तो नामकरण हम लोग कर लेंगे। देखिए इसमें क्या क्या नाम रखा गया है, ABCD, और जब B को हम घिस देते हैं तो वो B डैश पे पहुंच जाता है, और जब D को घिस देते हैं तो वो D डैश पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम बन जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब हम किसी रे को इसमें पास कराते हैं, जब हम इसमें किसी रे को पास कराते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से कंडीशन बनती है। ये तो ये क्या करता है क्रिस्टल, जब हम पास कराते हैं रे को, तो जैसे ही रे में क्रिस्टल में ये रे प्रवेश करती है तो होता क्या है कि ये क्रिस्टल रे को दो पार्ट में तोड़ देता है, दो पार्ट में तोड़ देता है, एक ओ रे और एक ई रे। तो जो ई रे है वो तो निकल जाती है बिल्कुल आसानी से, इसको ई रे बोलते हैं हम लोग, और जो ओ रे होती है यानी कि ऑर्डिनरी किरण जो होती है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती है। क्यों रिफ्लेक्ट कर जाती है अभी हम लोग थ्योरी में देखते हैं। रिफ्लेक्ट कर जाती है यहाँ से, ये होती है ओ रे, ठीक है ना, ओ रे और ई रे। तो ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, देखिए रिफ्लेक्ट कर जाती है यहाँ से। तो ओ रे को हमने अलग दिखाया और ई रे को हमने इस तरीके से अलग दिखाया। अब देखिए जो ओ रे बना लिया, ई रे बना लिया, डायग्राम आपको बनाना आ गया। अब चलते हैं अपने उसी डायग्राम में एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। डायग्राम कैसे बनता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोगों को डायग्राम में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास डायग्राम बना हुआ है निकॉल प्रिज्म का, और निकॉल प्रिज्म का डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब चलिए इसकी थ्योरी पे ध्यान देते हैं हम लोग, किस प्रकार से हम लोगों ने इसको करना है। तो देखिए इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस, इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस, यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है मेड फ्रॉम ए कैल्साइट क्रिस्टल, जो कि कैल्साइट क्रिस्टल से बनी हुई है। फॉर
फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग द प्लेन पोलराइज्ड, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड को प्रोड्यूस करने के लिए और एनालाइज यानी कि टेस्ट करने के लिए ये बनाया गया है। अब इसका कंस्ट्रक्शन आते हैं, हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शंस में देखिए क्या हेडिंग है, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। नंबर फर्स्ट, कैल्साइट क्रिस्टल ABCD about 3 times as long as it is wide as taken। कैल्साइट क्रिस्टल ABCD लगभग अपनी चौड़ाई का 3 टाइम्स लंबा लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट्स एंड फेसेस आर ग्राउंडेड, इसके एंड फेस को हम ग्राउंड कर देते हैं। सच दैट, इस प्रकार से द एंगल ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन बिकम्स 68 डिग्री, जो प्रिंसिपल सेक्शन है उसका जो एंगल है वो 68 डिग्री हो जाए और 112 डिग्री हो जाए इंस्टीड ऑफ 71 एंड 109, यानी कि 71 और 109 की जगह जो एंगल है वो हो जाए 68 और 112। फिर क्या है, द क्रिस्टल इज देन कट अपार्ट फ्रॉम द प्लेन D परपेंडिकुलर टू द बोथ प्रिंसिपल सेक्शन एंड द एंड फेसेस B-C एंड D' है। फिर हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को हम दो पार्ट में इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है ना, B-C और D' में इसको हम काट लेते हैं। फिर निकाल प्रिज्म कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग ए लॉन्ग रोम्बिकल ऑफ कैल्साइट सो दैट इट्स लेंथ AE इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ AD, इसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम्स होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हैं, ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद आता है द कनाडा बाल्सम इज ए, क्रिस्टल को काटने के बाद इनटू 2 हाफ्स along the diagonal A-G' and the 2 halves are cemented together by a thin layer। फिर क्या करते हैं, हम थिन लेयर्स जो हैं उसको हम सीमेंट कर देते हैं, यानी कि हम जोड़ देते हैं। हमारे पास एक मटेरियल होता है जिसको कनाडा बाल्सम के नाम से जानते हैं। कनाडा बाल्सम इज ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, कनाडा बाल्सम एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है whose refractive index lies between the indices of ordinary and extraordinary ray of calcite। कनाडा बाल्सम एक ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है जिसका अपवर्तनांक O रे और E रे के बीच में लाई करता है, इंडिसेस के बीच में लाई करता है। अब इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। वर्किंग कहती है हमारी, द अनपोलराइज्ड लाइट SM रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस, जो अनपोलराइज्ड लाइट है SM रे वो इसके सरफेस पर गिरती है और गिरते ही ये 2 पार्ट में टूट जाती है। इट स्प्लिट्स अप इनटू 2 रिफ्रैक्टेड रे, द O रे एंड E रे। बोथ रे आर प्लेन पोलराइज्ड, दोनों रे कैसी हैं, प्लेन पोलराइज्ड हैं, ठीक है। द O रे हैज़ द वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन, O रे के वाइब्रेशन प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम 1.55 इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल फॉर O रे। जो कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55 है, इज लेस दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट फॉर O रे। O रे के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 होता है और उससे कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी कि 1.55 है, बट ग्रेटर दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट फॉर E रे। लेकिन कैल्साइट क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स E रे के लिए जितना होता है उससे कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। E रे के लिए कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.486 होता है, ठीक है।
अब देखिए, देयरफॉर व्हेन द ऑर्डिनरी रे रीचेज एट द लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम, जैसे ही साधारण प्रकाश की किरण कनाडा बाल्सम की लेयर तक पहुंचती है, इट पासिंग थ्रो ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है। तो जब ऐसा होता है, हैंस द ओ रे टोटली रिफ्लेक्टेड, जब ऐसा होता है तो TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना लगता है। हैंस द ओ रे इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड एट कैल्साइट बाल्सम सरफेस, कैल्साइट और कनाडा बाल्सम के सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता एंड इट ऑब्जर्व्ड बाय द ट्यूब, और इसे हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं कंटेनिंग द क्रिस्टल। द ई रे पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इट्स ट्रांसमिटेड, ई रे जो होती है रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जाती है और इसलिए ट्रांसमिटेड हो जाती है। सिंस ई रे इज प्लेन पोलराइज्ड विथ वाइब्रेशन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ई रे प्लेन पोलराइज्ड है जिसके वाइब्रेशंस प्रिंसिपल सेक्शन के पैरेलल हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। ओ रे और ई रे का प्रोडक्शन हो गया। अब इसका लिमिटेशन लिख देंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या होती है निकोल प्रिज्म की। द निकोल प्रिज्म वर्क ओनली व्हेन इंसिडेंट बीम इज स्लाइटली कन्वर्जेंट एंड स्लाइटली डाइवर्जेंट, निकोल प्रिज्म तभी काम करता है जब इंसिडेंट यानी कि इस पर गिरने वाली प्रकाश की किरण स्लाइटली कन्वर्जेंट हो और स्लाइटली डाइवर्जेंस हो। अब निकोल प्रिज्म का यूज़ की बात करेंगे तो निकोल प्रिज्म का यूज़ है, द निकोल प्रिज्म कैन बी यूज्ड बोथ एज पोलराइजर एंड एज एनालाइजर, निकोल प्रिज्म को हम दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, एक पोलराइजर की तरह और एनालाइजर की तरह। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ प्लेन सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, जिससे कि हम लोग प्लेन सर्कुलर और इलिप्टिकल पोलराइज का प्रोडक्शन और एनालाइजेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। निकोल प्रिज्म आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझसे डिस्कस करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए नमस्कार।